गाजा में हमास ने लगातार 2 हमले नॉर्थ और साउथ गाजा में अलग अलग कर दिए। दूसरी बड़ी खबर, अल शरा जुलानी का कुछ अता पता नहीं है। सीरिया के दमस्कस में वो नहीं देखा गया है। संभावना क्या है, कहां है जुलानी? तीसरी खबर, जो ड्रूज फोर्सेस हैं जो वहां पर अरब से लड़ रही हैं, उसके पीछे की पूरी इजरायली अमेरिकी रणनीति क्या है? इजराइल कहां तक पहुंचा है? सीरिया में क्या खेल है इजराइल का? जुलानी तो इजरायली और अमेरिकन एजेंट था, फिर उसको टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो बहुत ही जटिल एक पहलू है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं। आज यानी 18/7/2025 का ये दूसरा वीडियो है और ये इस आज का अंतिम वीडियो है जो आपको शाम को मिल रहा है। मेरी गुजारिश है आप इसको अंत तक देखिए। मैं इलाहाबाद में हूं और परसों मैं बेंगलोर पहुंच जाऊंगा। मेरी ये मेरा पुराना कमरा है, ये मेरी बुक शेल्फ है, बहुत किताबों से भरी हुई, और हर तरह की इसमें किताबें हैं, इधर हैं उधर हैं। और ये आप देख सकते हैं जो 2000 पेज की मैंने वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस 1857 के इतिहास की किताब लिखी, वो यही ये जो लिटरेचर है इसी के आधार पे हमने लिखी थी। और भी बहुत सारी, पूरा ये घर पुराना है, हवेली नुमा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कमरे हैं, भूल भुलैया है ये। और ये देख के मुझे उसकी उत्तर प्रदेश की पूरी जो याद है वो आ जाती है। और ये जो खास तौर पे हम लोग जो नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से रेजिस्टेंस इंडिया में डेवलप हो, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, एंटी कॉलोनियल, ये नहीं कि हम आपस में लड़ने लगे, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस इंडिया में पैदा हो। इसमें इलाहाबाद की और इस तरीके से जो हमारा जो इतिहास रहा है और जो हमने देखिए यहां पर हम पूरा पले बड़े हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं, आप वीडियो अंत तक देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए जो 2 घटनाएं हुई हैं, जो जबलिया और खान यूनिस में 2 घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं हुई। जबलिया में 60 मिलीमीटर के मोटर रॉकेट से हमास ने पूरी एक इजरायली प्लेटून को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं खान यूनिस में जो फिर से अल बदौ स्ट्रीट जो है खान यूनिस की, वहां पर फिर वही 60 मिलीमीटर मोटर शेल से हमास ने मारा। और ये याद रखिए, मैंने आज के पहले वीडियो में जो सुबह आया था उसमें क्या कहा था, हमास की इतनी हिम्मत हो गई है और इतनी आगे, और ये हिम्मत नहीं है, ये क्रांतिकारी हिम्मत है। हमास की क्रांतिकारी हिम्मत का ये आलम है कि हमास साफ तौर पे कह रहा है फिर से, और इस बार वीडियो जारी करके, कल तो लाउडस्पीकर मैंने आपको बताया था, छोटे लाउडस्पीकर से अनाउंस हुआ था। आज एक वीडियो जारी करके बकायदा हमास ने ये वार्निंग दी है इजरायली सोल्जर्स को, तुम्हारे लिए 2 ही ऑप्शन है, मौत या कैद, और तुम कैदी और कैद में अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा जीवन बच सकता है। ये कैसे, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। गाजा में इतना बड़ा कत्लेआम हो रहा है, अभी भी देखिए लगातार रोज लोगों का दिमाग इस तरफ है कि नहीं, गाजा में तो इजराइल जीत रहा है, वो तो मारे जा रहा है। लेकिन मैंने आपको कितनी बार बताया कि चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो भारत हो, अब 10-10, 20-20 लाख लोग, सिविलियन पॉपुलेशन मारी जाती है जब कोई देश आजादी के लिए लड़ता है। अल्जीरिया को देख लीजिए, आप वियतनाम को देख लीजिए, कुछ आप चाइना को उठा के देख लीजिए, रशिया को उठा के देख लीजिए, कितने सिविलियंस मारे गए थे। ठीक है, गाजा बहुत एक छोटी जगह है, वहां पर सिविलियंस ही करीब 30 लाख, वेस्ट बैंक 20 लाख, गाजा 20 लाख, इजराइल मिला के 70 लाख करीब होते हैं ये रफली। तो 70 लाख में अगर मान लीजिए अभी तक रफली करीब 50-60 हजार, अभी एग्जैक्ट फिगर तो जो आ रही है, उसके अलावा भी और भी असेसमेंट्स है। तो अगर उतने 50-60 हजार हताहत हैं, शहीद हुए हैं, उसके साथ जो इंजरीज हैं सब मिला दिया जाए तो अभी 2 या 2.5 से 3 लाख की संख्या पहुंचती है। इस संख्या पे हम नहीं जाने, एक इंसान की भी, सिविलियन की डेथ बहुत ही शर्मनाक है। और खास तौर पे एक निर्दोष मासूम बच्चों और औरतों को चिन्हित करके जैसे मारा जा रहा है। आज भी करीब 62 इजरायली फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए। ये बहुत ही दुखदायी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जहां ये हो रहा है, ये कोई बेचारे लोग नहीं है, ये कोई आपकी सिंपैथी इनको नहीं चाहिए, ये दृढ़ लोग हैं।
ये मन बना के आए कि हम अपना बलिदान देंगे, और ये नहीं कि बलिदान देंगे या मर जाएंगे, नहीं, हम अपना बलिदान देंगे और हमारे लोग जीतेंगे। हम इजराइल जो आज है जहां वहां पर फिलिस्तीनियों का राज होगा। ये लोग इस दृढ़ता के साथ ये खड़े हुए हैं जिसको पूरी दुनिया अवाक है। कितने मुस्लिम देश अवाक हैं कि ईरान को छोड़ के कोई और देश नहीं है जो इस चीज को समझ पा रहा। बस यही अभी पाकिस्तान में जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग अगर कुछ नहीं बोले या कुछ हमने नहीं किया तो फिर जो कयामत का दिन है उसमें हमको अपने अल्लाह को जवाब देना होगा। फिलिस्तीनी पूछेंगे, हम जवाब देंगे। और मैंने आपको इकबाल का वो शेर भी बताया था जिसमें ये बात लिखी हुई है। अब ये देखिए जो एक सारी जंग है, इसमें ये जो हमास को ताकत मिल रही है कि वो जबलिया से लेके खान यूनिस में मार कर रहा है, और उस मार के साथ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग वेपन्स को यूज कर रहा है, और कभी दूर से कभी पास से। और वो उसने एक ऐसा माहौल बना दिया है इस बार जो पहले कभी नहीं था। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता माहौल 19 जनवरी के पहले था, जो 19 जनवरी को संधि हुई या जो युद्ध विराम हुआ अभी तक ये, लेकिन ये नया माहौल है क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति में हो रहा है कि इजराइल ईरान से भी लड़ चुका है, अभी सीरिया में घुस गया है, पहले लेबनान में घुस गया था। जब भी नेतन्याहू क्राइसिस में फंसता कहीं घुस जाता है। तो अब देखिए ये, और उसके बारे में बात करेंगे सीरिया के बारे में जिसमें मैंने कहा। लेकिन इसमें जो हमास ने अपने को इतना एग्रेसिव कर दिया है कि इस एग्रेशन से तो अब इसके आगे इजराइल की हार है, क्योंकि या तो आप इस एग्रेशन को तोड़िए भाई, अगर आप प्योर मिलिट्री टर्म्स में देखिए, बाकी ह्यूमैनिटेरियन चीजें एक तरफ ताक पे मतलब ये अलग रख दीजिए, तब फिर क्या सिनेरियो, या तो इजराइल हमास को मारे, जब क्योंकि हमास ने कहा है इजरायली सोल्जर्स को कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, मौत या कैद। तो या तो ये करे, और नहीं अगर नहीं इजराइल कर सकता तो पीछे हटे। और यही हो रहा है। जो सीज फायर की बातचीत चल रही है उसमें इजराइल मोराग एक्सेस तक को छोड़ने को तैयार है, जो उसने राफा और खान यूनिस के बीच में बनाया था। अब देखिए पूरा गाजा राफा से जवलिया बेत हनून तक है, उधर नेटजरी में एक्सेस है उत्तर में जहां इजराइल हार चुका है। इधर जो है उसने खान यूनिस को दो हिस्से में डिवाइड किया 15 किलोमीटर के स्ट्रिप में, वहां भी वो हार रहा है। फिर उसके बाद मोराग एक्सेस बनाया राफा और खान यूनिस को डिवाइड करने के लिए, और फिर फिलाडेल्फिया एक्सेस है जो इजिप्ट बॉर्डर पे, इजिप्ट और साउथ गाजा को मतलब राफा को वो डिवाइड करता है। अब इस तरीके के जो 4 जोन बनाए उसमें मोराग एक्सेस भी छोड़ने को तैयार, बाकी तो वो छोड़ ही रहा है। और इसमें फिलाडेल्फिया एक्सेस पे भी अब हमास अड़ा हुआ है कि फिलाडेल्फिया एक्सेस भी छोड़ो, पिछली बार तुमने नहीं छोड़ा था। अब ये देखिए जो पूरी एक हमास के पास इनिशिएटिव आ गया है। और जो हथियारों का, आज देखिए एक बड़ी घटना हुई, इजरायली सोल्जर्स का जो डर है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज क्या हुआ कि एक इजरायली सोल्जर ने कहा मैं गाजा में घुसूंगा नहीं। जब उसने, अच्छा ये कुछ दिनों से इजरायली सोल्जर्स के सुसाइड की बात आ रही है, आपको पता है, मैं लगातार बता रहा हूं। अभी इस इजरायली सोल्जर ने कहा कि मैं गाजा में घुसूंगा नहीं। इसके कमांडर ने कहा नहीं घुसना पड़ेगा, ये ऑर्डर है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैं यहां मैं जाके अब मेरी स्थिति नहीं है कि मैं जाके वहां पर कुछ कर सकूं। कमांडर ने उसको फिर से जबरदस्ती भेजने की कोशिश की, और उसने फिर कहा कि हमको एक वेकेशन पे जाना है, वीकेंड वेकेशन हमको चाहिए। कमांडर ने फिर कहा कि हम नहीं दे सकते। उसने यहां पर अपनी बंदूक रखी और गोली चला दी। फिर से सुसाइड अटेम्प्ट, अभी मरा है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट ये बहुत बड़ा है। और इसको आप देखिए ये किन परिस्थितियों में हुआ है। उसके बाद देखिए कि अब हम आते हैं सीरिया पे। सीरिया की जो सिचुएशन है उसमें जो इजराइल हायोम हिब्रू वेबसाइट है, मैं सोर्स के साथ बता रहा हूं, हिब्रू वेबसाइट ने कहा है कि जो सीरियन सिक्योरिटी है उसने मैक्सिमम 48 घंटे अल शरा को दिए हैं, या जो सरकार अभी है, पता नहीं, अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि अल शरा वहां से गायब है दमस्कस से। कौन सरकार चला रहा है, क्या कर रहा है, किसको इजराइल ने कहा है कि सीरिया की जो आर्मी है उसको हम 48 घंटे देते हैं, वो ड्रूज के साथ एक समझौता करे, और अगर नहीं समझौता कर पाया तो हम बम्बार्डमेंट करेंगे। फिर इजराइल कह रहा है कि हम दक्षिण दमिश्क तक पहुंच गए, और वाकई वो
वो दक्षिण दमिश्क तक पहुंच चुका है और वहां पर उसने एयर स्ट्राइक्स की दमस्कस में की और नेतन्याहू ने पूरा बकायदा टीवी पे आके ऐलान किया कि हाँ हमने की है। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता कि नेतन्याहू टीवी पे ऐलान करे कि हम सीरिया में क्या कर रहे हैं। उसने कहा हमने बॉम्ब किया है साफ तौर पे। तो अब ये सारी चीजें हो रही और अभी जो सुवेदा में जो पूरी लड़ाई का जो केंद्रीकरण है वो 3 स्तर पे हो रहा है। एक तरफ ड्रूज हैं, तीन जो ऊपरी तौर पे दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी डिवीजन है। जैसे ड्रूज है, ड्रूज में करीब 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा प्रो इजरायली है जो हाकिम अल हिजरी उनका नेता है, उसके नेतृत्व में। एक हिस्सा जो है वो प्रो रेजिस्टेंस है यानी प्रो ईरान है और प्रो हमास है, क्योंकि ड्रूज अरब्स होते हैं तो इसलिए वो लोग वो प्रो हमास का भी एक बड़ा हिस्सा है उसमें। तो वो लोग जो हैं वो अपनी एक पोजीशन बनाए हुए हैं, वो इजराइल के खिलाफ है। वो अभी ना प्रो ड्रूज जो प्रो इजरायली ड्रूज है उनसे भी दूरी बनाए हुए हैं और सीरियन आर्मी से भी दूरी बनाए हुए हैं। और सीरियन आर्मी भी जो है, जो अल शरा की सेना, उसमें भी प्रो इजरायली हिस्सा है एक बड़ा और एक प्रो टर्किश हिस्सा है। और शरा के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उसको टर्की ने दमस्कस से निकाल के इडलिब ले गए हैं और इडलिब में वो टर्किश सेना के प्रोटेक्शन में है। ये बात कही जा रही है। अब इस बात का कोई हमारे सामने अलग अलग क्लेम्स हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अल शरा दमस्कस में भी नहीं दिखा है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अच्छा, इजराइल का जो देखिए गेम साफ है। और आपको जान के ताज्जुब एक बात को कि ईरान ने कल अल शरा की मदद की पेशकश की थी। ईरान ने कहा था अल शरा से कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम अगर इजराइल के खिलाफ खड़े होते हो हम मदद करेंगे, इजराइल तुम्हें मार रहा है। और अल शरा ने कुछ बयान भी इजराइल ऐसे दिए थे कि इजराइल देखिए हम पे हमला कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद टर्की का भी बयान आया इजराइल को कंडेम करते हुए, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत का भी बयान आया। लेकिन ईरान सबसे नजदीक है ना, सीरिया मतलब सीरियन बॉर्डर, इराक सीरिया का बॉर्डर है, फिर ईरान है। तो ईरान ने कहा हम मदद करेंगे, लेकिन अल शरा ने मना नहीं किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं दिया। और उधर टर्किश प्रोटेक्शन में कहा जा रहा है कि वो इडलिब चला गया, इडलिब जो कि टर्किश बॉर्डर के पास है और एक तरह से नॉर्थ ईस्ट या कहीं जो नॉर्थ वेस्ट सीरिया में, नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तो कुर्द है। और जो ड्रूज और कुर्द उनको मिला के इजराइल एक डेविड्स कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, मैंने कल बताया था। उस डेविड्स कॉरिडोर में वो अपने हथियार लाना चाह रहा है, इंटरसेप्टर्स लाना चाह रहा है, ताकि ईरान पे दोबारा हमला करे और ईरान जब जवाब दे तो सीरिया में इंटरसेप्ट कर ले। हालांकि वो होगा नहीं, ये अपना बना भी ले आए इंटरसेप्टर, सब कुछ ले आए। ईरान के पास वो क्षमता है कि वो सीधे ईरान से मार के इनके इंटरसेप्टर्स को भेज के वो इजराइल को मारेगा और अमेरिकन बेसिस को भी मारेगा। ये क्षमता ईरान ने दिखा दी है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ये पूरी प्लानिंग इजराइल की है। और अभी जो पूरी स्थिति है उसमें सुवेदा जो शहर है बहुत, तो अब मैंने कहा ना 3 उसमें प्लेयर्स हो गए। एक तो सीरियन आर्मी, इजराइल, और फिर अरब जो अरब मिलिशियाज हैं, जो बेदुआ ट्राइब्स हैं और जो आमतौर पे अरब्स हैं, वो भी सुवेदा की तरफ आ गए हैं ड्रूज से लड़ने। अब इसमें क्या हो रहा है कि ड्रूज और अरब्स में मैसाकर्स होंगे, एक दूसरे के सिविलियंस को वो मारेंगे। कि फायदा किसको होगा? फायदा इजराइल को होगा। सीरियन आर्मी कमजोर पड़ी, सीरियन आर्मी को खदेड़ना चाहिए इजराइल को। हम भी साथ होते, यानी जो अल शरा की सीरियन आर्मी, हम भूल जाते कि वो कि पहले वो क्या था, या असद को गिराने में उसकी क्या भूमिका थी, हम भूल जाते। लेकिन अल शरा की सीरियन आर्मी ये नहीं कर रही, इजराइल से नहीं लड़ रही है, वो तो इजराइल की बात मान रही है। और इजराइल ने उसको 48 घंटे दिए हैं कि तुम ड्रूज और जो अरब्स हैं, जो अरब ट्राइब्स मोबिलाइज हो रही हैं और सुवेदा पे हमला कर रही हैं, उनके भी समझौता कराओ। और समझौता अगर हो भी जाता है तो उससे फायदा किसको? इजराइल को। अगर झगड़ा हो जाता है तो फायदा किसका? इजराइल को। इजराइल की इस समय चित भी उसकी, पट भी उसकी, सीरिया की सिचुएशन। लेकिन कोई ये ना समझे कि इसमें ईरान की हार है, क्योंकि ईरान अपना गेम अलग तरह से खेल रहा है। ईरान ने रेजिस्टेंस फोर्सेस को वहां एक्टिव कर दिया है साउथ सीरिया में। इजराइल की सेना पे अब सीरियन रेजिस्टेंस हमला करेगा।
और वो सीरियन रेजिस्टेंस की पूरी प्लानिंग ये है कि वो इजराइल को और ढील दो। अल शरा को वो अगर खत्म करना चाहता है, ये करना चाहता है। अल शरा से ईरान कह चुका है। ईरान के कहने का मतलब ईरान का यही कहना है कि सीरियन रेजिस्टेंस भी तुम्हारी मदद करेगा, अल शरा की मदद करेगा ईरान इजराइल से लड़ने के लिए। फिर भी नहीं मान रहे हो, फिर भी अल शरा नहीं मान रहा है। उसने ईरान की मदद नहीं ली, यानी वहां के रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद नहीं ली। तो ये बात सही हुई कि भाई वो जो सत्ता में आया था वो अमेरिका, इजराइल और टर्की का भी हाथ था उसमें, उसको सत्ता में बैठाने का। और अभी शायद टर्की उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन टर्की को भी समझना चाहिए कि ये लड़ाई दूसरी तरह की। और जब तेहरान पे बॉम्बिंग हो रही थी, इजराइल ने जो बॉम्बिंग की थी, देखिए मैं अर्दोगन के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनका फैन भी नहीं हूं, लेकिन खिलाफ भी नहीं। और अर्दोगन ने एक बात कही थी जो मैंने बहुत हाईलाइट की थी। मैंने कहा था कि अर्दोगन ने एक बात कही थी कि अगर तेहरान जाएगा तो इस्तांबुल भी जाएगा। तो मैंने कहा था हाँ सही बात है, ये तेहरान जाएगा, इस्तांबुल भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा। तो ये इस बात को अर्दोगन को, अगर अर्दोगन समझ रहे हैं, क्योंकि इस बयान का मतलब है कि वो समझ रहे हैं, अर्दोगन इस बात को अगर समझ रहे हैं तो उनको ईरान का साथ देना चाहिए और टर्की और ईरान को मिलके छक्के छुड़ा देने चाहिए इजराइल के। अगर ईरान और टर्की मिल गया तो सीरिया से इजराइल बेदखल हो जाएगा और उसके बाद सीरिया के अंदर रेजिस्टेंस है। और शायद ये हो, क्योंकि देखिए अभी ऐसी संभावना लग रही है, क्योंकि अल शरा ने कभी ईरान को ना नहीं कहा और उधर गया है वो टर्की के प्रोटेक्शन में। यह भी हो सकता है कि अल शरा से और टर्की से कोई नई डील इजराइल कर ले और ये हो जाए कि अल शरा ठीक है वापस आ जाओ, तुमको एक छोटा सा हिस्सा हम दे देंगे, तुम उस पर शासन करो दमस्कस के आसपास, और हम जो हैं वो इजराइल डेविड्स कॉरिडोर बनाएगा, यानी दक्षिण सीरिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट सीरिया तक, और बाकी जो कोस्टल सीरिया है उसको वो एलावाइट्स वगैरह को कुछ एरिया दे देंगे। उधर कुर्दों का अपना इलाका है ही, तो पूरा सीरिया डिवाइड हो गया। तो अगर अल शरा से समझौता होता है और अगर और टर्की की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर वो इजराइल से समझौता कर लेता है। तो अब देखिए चीजें साफ हुई हैं। एक तरफ अल शरा का पक्ष मतलब टर्की का पक्ष हो गया है और उधर ईरान है, इधर इजराइल है और इजराइल के पीछे अमेरिका है। तो टर्की और ईरान का साथ आना बहुत जरूरी है। इस समय टर्की और ईरान साथ आ गए तो बहुत बड़ा सीरिया में क्रांति हो सकती है और फिलिस्तीन की मदद हो सकती है। फिलिस्तीन की मदद इस समय बहुत जरूरी है। गाजा में मैं बताऊं ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन देखी नहीं जा रही है। जिस तरीके से वीडियोज से मैं गुजरता हूं आप लोग नहीं गुजरते। तो कैसे वो उनको उनकी जगह आप अपने को रख के देखिए और आप सोचिए, जिनके सब कुछ जा रहा है, रोज उनके भाई मारे जा रहे हैं, उनके बेटे मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। एक लाइन लगी है खाली बर्तनों की, उसके पीछे केवल बच्चे हैं। इसमें क्या मतलब ऐसी, और वहां पर उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, गाजा को मदद की जरूरत है। तो इसलिए, और गाजा पे जुल्म कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। चाहे और जो भी, और इजराइल से लड़ कौन रहा है? हमास लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, यमन लड़ रहा है। यमन ने फिर से बम्बार्डमेंट किया। रोज मैं कहता हूं यमन रोज कर रहा है। अब यमन ने तो अपनी क्षमता से ज्यादा करके दिखा दिया। अमेरिका और इजराइल ने, अमेरिका को संधि करनी पड़ी यमन से। जैदी शियाओं का देश है वो। और आज एक और चौंका देने वाली खबर है कि अमेरिका ने यमन से कहा, अमेरिका ने यमन से उस समय जब संधि हो रही थी, आज से करीब 2 महीना पहले, तो अमेरिका ने यमन से कहा था कि तुम गाजा को सपोर्ट मत करो, हम तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज यमन ऑफिशियल गवर्नमेंट। यानी जो यूएस अभी बैक कर रहा है, जो एक एडेन में छोटी से यमन के हिस्से पे जो एक एडेन की सरकार है जिसको सऊदी अरेबिया बैक करता है, उसको अमेरिका भी बैक कर रहा है। अमेरिका ने कहा था उससे हम अपनी बैकिंग हटा लेंगे और हम यमन को दे देंगे जो सना में सरकार है, यानी जो प्रो इरानियन जो जैदी शियाओं की सरकार है, उसको हम दे देंगे। तब भी यमन नहीं माना। यमन ने कहा हम गाजा को बेच नहीं सकते हैं, गाजा इज नॉट फॉर सेल, ये यमन ने कहा। तो अब आप देखिए कि जब गाजा में इतने बुरे हालात हैं कि बयान नहीं किए जा सकते, वो वैसी स्थिति में
सबसे इंपॉर्टेंट गाजा है इस समय। अल शरा को यह सोचना चाहिए और टर्की को यह सोचना चाहिए कि गाजा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम ईरान के साथ एक समझौता कर लेते हैं और हम सीधे हमला इजराइल पे करते हैं, इजराइल को सीरिया से खदेड़ देते हैं, और उसके बाद फिर बहुत आसान हो जाएगा इजराइल को फिलिस्तीन की आजादी देने के लिए मजबूर करना। अगर सीरिया, क्योंकि सीरिया से खदेड़ा जाएगा तो लेबनान से भी खदेड़ा जाएगा। वहीं अगर टर्की और अल शरा इजराइल से समझौता कर लेते हैं तो फिर इजराइल लेबनान पे भी हमला करेगा, फिर हर तरह से वो अपने को मजबूत करने की कोशिश करेगा, मजबूत होगा भी। लेकिन वो मजबूती, वो अलग बात है कि जो रेजिस्टेंस है वो मजबूती उसकी मजबूती को ऐसी की तैसी कर देगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तब तक और गाजा के इनोसेंट्स मारे जाएंगे, रोज 50, 100, 150 मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो क्या मतलब ये आप चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जो एनालिसिस है वो यही है कि और कोई ऑप्शन नहीं। टर्की और ईरान को एक साथ आना होगा। अगर वो नहीं आ सके तो ये बहुत ही बड़ी, ये बहुत ही बुरी स्थिति होगी। अच्छा, और चीज आपको बता दें कि ड्रूज का अपना एक अलग इतिहास है। ड्रूज में भी मैंने बताया 2-3 फैक्शंस है, 3 फैक्शंस है बल्कि, और उनका हिस्ट्री उनकी ये रही है कि इजराइल ने शुरू से 1948 से जो पैलेस्टीनियन ड्रूज थे उनकी अलग आइडेंटिटी बनाई। वो अरब्स ही हैं, उनके भले ही कुछ प्रॉफिट्स अलग हों और वो उनका अलग एक तरह से धर्म है, उनका एक धर्म भी नहीं कहें हम, एक मजहब अलग है। धर्म और दीन तो सबका एक ही है, मजहब अलग है। और उस अलग मजहब में जो जिन प्रॉफिट्स को वो पूछते हैं या ये करते हैं, तो उनको इजराइल ने आगे बढ़ाया है। अरब्स और ड्रूज को इजरायली सेना में स्पेशल जगह दी है, ये मुझको नहीं पता था, ये बिल्कुल नई जानकारी। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे जो इजरायली सैनिक मारे गए हैं 7 अक्टूबर के दिन और उसके बाद, उसमें एक बड़ा हिस्सा ड्रूज का है, क्योंकि उनको 1948 के बाद से 1956 से बेन गुरियन जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी पॉलिसी थी कि ड्रूज को हम अपनी सेना में स्पेशल जगह दें, और इसको कहा जाता था ज्यूनेस विदाउट बीइंग जूइश। मतलब कि जो उनको ज्यू बनाओ, लेकिन उनको मजहब उनका चेंज मत कराओ, लेकिन उनको ज्यू बना दो। ये काफी फेमिलियर लगता है नहीं? जैसे इंडिया में ये कोशिश है कि मुस्लिम्स का मजहब वही रहे लेकिन हिंदू बना दो। तो ये जो कोशिश हुई है कि ड्रूज को आप उनका मजहब रहने दो लेकिन उनको ज्यू बना दो, ये भी नहीं कि इजरायली बना दो। इजराइल अगर एक प्रॉपर राज होता, सबको अपने सिटीजन को इक्वल राइट्स देता, लेकिन इजराइल में इक्वल राइट्स है नहीं। भारत में कम से कम संविधान में है, इजराइल में वो भी नहीं है। इजराइल में बाकायदा 2021, 2022 इन सारे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है जो ये कहता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट केवल जू को है इजराइल में, यानी अरब्स को वो राइट्स नहीं है, ड्रूज को भी राइट नहीं है। लेकिन ड्रूज को ये कहा जाता है कि तुमको हम अरब से अच्छी तरह रखेंगे, अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, और किया भी जाता है। लेकिन उसी में जो ड्रूज की नई जनरेशन पैदा हो रही है वो इजराइल का विरोध कर रही है, तो उन पे दमन भी हो रहा है, और वो फिलिस्तीनियों के साथ रिश्ता भी बना रही है। और बहुत सारे जो ईरान, अभी एक नई बात सामने है कि ईरान के लिए काम करते हुए जो इजराइल में बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, उसमें जूज भी हैं, लेकिन उसमें ड्रूज भी हैं। जूज और ड्रूज दोनों हैं उसमें। तो ड्रूज भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि उनका फायदा इजराइल को साथ देने में बहुत ज्यादा नहीं है, इस बात को समझ रहे हैं, तभी तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही। तो ये देखिए आप, जो सीरिया की जो डिटेल मैंने आपको पूरी एक रिपोर्टिंग दी, उसके बाद देखिए जो अभी जो एक बड़ा एक डेवलपमेंट है वो एक ये है कि देखिए चाइना ने भी, चाइना के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनकी चोरी बड़े स्तर पे हो रही है, और चाइना ने इजराइल पे भी एक आरोप लगाया कि उसमें इजराइल का भी हाथ हो सकता है, इजराइल अमेरिका का, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स एक ऐसी चीज है जो चाइना के पास बहुतायत में है और पूरी दुनिया को चाहिए, क्योंकि चिप्स बनती है। देखिए, और भाई रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और ट्रंप ने बहुत बोला है उसके कि यहां है वहां है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन चाइना में सबसे ज्यादा है।
और चाइना जो चिप्स, इसीलिए जो चिप्स जो कंप्यूटर में चिप्स यूज होती हैं, उसके रेवोल्यूशन में चाइना आगे चला गया अमेरिका से, उसके मैन्युफैक्चरिंग में। तो वहां से अब चोरी शुरू हो गई और इसमें चाइना ने अमेरिका और इजराइल पे सीधे सीधे बात की। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद बहुत कोशिश की थी कि चाइना में प्रो इजरायली एक माहौल बनाया जाए, बहुत पैसा भी खर्च किया था कि चाइनीज लोगों को गलत प्रचार किया जाए हमास के खिलाफ, लेकिन वो हुआ नहीं, सफल नहीं हुआ। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, उसने स्टैंड ले लिया। फिर हमास को बुला के वहां पर फतह वगैरह से बात कराई, सारे फैक्शंस की मीटिंग हुई, बीजिंग डिक्लेरेशन, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट वहां से निकला, जो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो फिर महमूद अब्बास को भी हथियार डालने होंगे हमास के सामने। तो वो इम्प्लीमेंट होके रहेगा एक ना एक दिन, बीजिंग डिक्लेरेशन। उसके बाद रशिया, अब रशिया ने भी यूक्रेन में जो यूक्रेनियन जूस है, और आपको बता दें इजराइल में कई प्रधानमंत्री हुए हैं जो यूक्रेनियन जूस है, क्योंकि इजराइल बना था अरब, मतलब इस नाम पे कि अरब जूस यहां पर रहते हैं। लेकिन आज के दौर में अरब जूस तो माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी तो है जो ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन से लेके पोलैंड से लेके बाकी सब जगह से जो जूस आए उनकी मेजोरिटी, उनके कितने प्रधानमंत्री उनके हो चुके, सभी, ये खुद नेतन्याहू ईस्टर्न यूरोप से है। तो अब ये जो पूरी तो रशिया ने देखिए यूक्रेनियन जूस का भी एक प्लॉट निकाला, और वो जूस नहीं है, वो जायनिस्ट है। तो रशिया ने जो यूक्रेनियन जायनिस्ट का एक प्लॉट निकाला और सीधे उन पे आज ड्रोन मारे। ये भी बड़ी घटना, इस घटना को छोटी मत समझिए कि सीधे रशिया ने चिन्हित करके यूक्रेनियन जो जायनिस्ट हैं उनको चिन्हित किया, मारा। और उससे और चीज साबित होती है, जियोनाजिज्म, कि यूक्रेन में नाजीज हैं। प्यूटिन ने कहा वहां पर नियो नाजीज है, और इसीलिए प्यूटिन ने, एक बड़ा कारण था हमला करने का, दूसरा तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा कारण तो यही था कि नेटो से लड़ना था, और नेटो यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रखकर रशिया पे चला रहा था। लेकिन ये भी प्यूटिन ने कहा था कि वहां नियो नाजीज का गढ़ है, और वो सच बात निकली। अब वहां जायनिस्ट का भी गढ़ हो गया है। कितनी सारी चीजें जो सीरिया में हुआ, वहां पर यूक्रेन से लोग गए। उसके बाद जो रशिया पे हमला किया उसमें बहुत सारे मोसाद एजेंट्स पूरा माने गए, मतलब वो उनकी बात भी सामने आई। तो ये अच्छा, उसके बाद देखिए अमेरिका में बड़ी चीज हो रही। अमेरिका में ट्रंप की जो कलई है वो खोल रही। कैसे? अब जेफरी एप्स्टीन का नाम आपने सुना होगा। जेफरी एप्स्टीन जो चाइल्ड पॉर्न सेक्स स्कैंडल में पूरा गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, और सारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, क्लिंटन से लेके और मतलब बुश फैमिली के भी कुछ लोग, नियोकॉन्स के लोग, इजराइल के कुछ लोग उसमें लिप्त पाए गए। इंग्लैंड का पूरा रूलिंग क्लास, रूलिंग एलीट, उनके नाम सब मिले। तो अब ट्रंप ने अपने इलेक्शन के समय कहा था हम एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करेंगे, लेकिन अब वो उससे मुकर गया, कह रहा है कि नहीं, हम पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि उसमें चाइल्ड पॉर्न है। अरे चाइल्ड पॉर्न है तो वही तो एलिगेशन है, तो उसको देखा कि उसमें जो नाम है उनको गिरफ्तार करो। एलोन मस्क तक ने कह दिया कि ट्रंप का भी नाम उसमें है, शायद इसलिए ट्रंप नहीं कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका के बहुत सारे पॉलिटिशियंस खुल के कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को बाहर करो। और जो सबसे बड़ा कारण है जो ट्रंप नहीं कर रहा है वो इसलिए क्योंकि एप्स्टीन तो मोसाद एजेंट था, यानी जो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन मोसाद एजेंट था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अमेरिका के देखिए बड़े बड़े ये रे मैकगवर्न हैं, और ये जज अमेरिका के जज हैं जो अमेरिकन जुडिशरी का हिस्सा है। इन्होंने कहा कि इजरायलीज प्रॉफिटेड फ्रॉम एप्स्टीन्स ऑपरेशन, यानी जो बच्चों की सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही थी उसमें इजराइल को फायदा हुआ। और फायदा सबसे बड़ा यह था कि जो टेप्स एप्स्टीन बनाता था बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के, वो मोसाद को देता था, और मोसाद पूरे सबको ब्लैकमेल करता था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इजराइल का इतना समर्थन है पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया के सारे एलीट्स, यूरोप के सारे देशों के, सब एप्स्टीन के कभी न कभी गेस्ट रहे हैं। और क्या करते थे गेस्ट होके वो सबको पता है, बच्चों का यौन शोषण।
तो बच्चों के यौन शोषण में सबसे ज्यादा इजराइल को फायदा हुआ, ये अमेरिकन जज कह रहा है, रे मैकगवर्न, सीधे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। और इस बात को लेके अमेरिका में भूचाल आया हुआ है, इस समय अमेरिका में भूचाल आया हुआ है। और अमेरिका में जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी ट्रंप से कह रहे हैं कि भाई कभी तो ये बात खुलेगी, कभी तो तुम सच बोलोगे कि हमेशा इस तरह की बात होती रहेगी, तुम हर चीज से मुकरते रहोगे। तुमने कहा था लड़ाई रोकेंगे, ये रोकेंगे, वो रोकेंगे। नेतन्याहू तो सर्टिफिकेट ले आए कि नोबेल पीस प्राइज का, कौन उसको पीस प्राइज देगा इस समय, चाहे जितना भी प्रो इजरायली हो, किसी की हिम्मत नहीं है। देखिए बहुत बड़ी, अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो वारंट्स निकाले थे नेतन्याहू, बेन गिवर, स्मोट्रिच के खिलाफ, तो करीम खान उसके प्रोसिक्यूटर पे इजरायलीज ने एलिगेशन लगा दिया कि इसने कुछ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है, लेकिन फिर भी वो नहीं झुका करीम खान। फिर भी उसने कहा नहीं, हम वारंट नहीं हटाएंगे, अभी भी वारंट है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन वारंट्स को रीइटरेट किया, यानी फिर से कहा है कि वो जायज हैं। ये सारी चीजें देखिए एक एक करके हो रही हैं और ये बड़ी एक स्थितियों की तरफ। अच्छा, वेस्ट बैंक में देखिए, वेस्ट बैंक में भी एक बड़ी चीज हो रही है कि वेस्ट बैंक में जो इब्राहिमी मस्जिद है हेब्रोन में, उसको वक्फ से निकाल के और जो जूइश सेटलर्स हैं उनको दे दिया है उसका राइट। अब भारत से मैं कंपेयर नहीं करना चाहता अभी, लेकिन लोग देख लें कि क्या हो रहा है। वक्फ से निकाल के तुमने जूस को दे दिया। तो वेस्ट बैंक में मैं आपको बता रहा था कि कैसे इब्राहिमी मस्जिद को वक्फ से निकाल के उसको जूइश सेटलर्स, जो किरियत अरबा है वहां पर एक जूइश सेटलमेंट, उसके हाथ में दे रहे हैं। और ये पूरा अलक्सा को भी इसी तरीके से करेंगे। अलक्सा को भी वक्फ से निकाल के वो लोग जूइश हाथ में देना चाहते हैं। ये पूरा जुडियाइजेशन की कोशिश है। वो जानते हैं कि फिलिस्तीनी तो उस तरह के है नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। इतने बड़ी संख्या में सिविलियंस की किलिंग हो गई है, वो झुके नहीं है, तो अभी आगे भी नहीं झुकेंगे। तो ये देखिए बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। वेस्ट एशिया अभी भी दुनिया की पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है। और कल मैं आपके बीच और नए तथ्य लेके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।